फीलिंग कुछ है, जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं फीलिंग ले रहे हैं। अब थोड़ा सा जिम्मेवारी बढ़ गई। हरियाणा में ये भी हो रहा था कि देखो लोग नारनौंद में तो कभी कांग्रेस का विधायक नहीं बना। मेरे जैसा आदमी ये सोचता कि जो मैं कुछ कर बोल के आया हूँ तो मुझे पूरा करना है। मेरी सरकार ऊंचाई कहती है सबका साथ सबका विकास। आपको भी महसूस हो रहा है ऐसा कि आप काम लेके जाते हैं, काम होते हैं नहीं होते? नहीं, ये तो सिर्फ एक इनका जुमला है। इनका कोई किसी का इनका साथ नहीं, किसी का कोई विकास नहीं। कहीं ना कहीं मशीनरी का, कहीं ना कहीं पैसे का, कहीं ना कहीं जात पात को बांट करके आपस में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। जस्सी को टिकट दी तो 10 सीटें यहाँ से साफ हो गई। पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों ने दुआएं मेरे लिए की कि भाई इस लड़के को टिकट मिलनी चाहिए, इसने अपना सब कुछ लगा दिया। लोग क्यों कहते हैं कि जस्सी पेटवाड़ के अलावा कोई व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ता वो 40,000 से हारता? या दूसरी बात यह कि लोग कैप्टन अभिमन्यु को जिताना चाहते थे। हम समझ सकते हैं कि जनता ने हरा दिया, भी लोगों ने वोट नहीं दिए, कांग्रेस को वोट नहीं दिए लोगों ने, इसलिए बीजेपी आ गई। 23 लोगों ने फार्म भरा, 23 में से मात्र 2 लोग मेरे साथ थे, सबके सब खिलाफ थे। दूसरे जिन्होंने फार्म भरा था रणदीप सिंह लोहान नारायण से, ये 2 व्यक्ति मेरे साथ थे, बाकी सब ने मेरी खिलाफत की। और मैं नहीं चाहता कि मैं उन 21 आदमियों का नाम लूं। मामूली से घर के छोटे से किसान परिवार के लड़के ने इतने बड़े बिजनेसमैन को, इतने बड़े धनाढ्य आदमी को हरा दिया। सोनीपत से हुड्डा साहब ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और यही दिग्विजय चौटाला थे, वहां से जाके फार्म भरा और 30,000 वोट पे रह गए, 7 लाख वोट पीछे रह गए। जींद में चुनाव इन्होंने लड़ा, 20,000 से वहां हार गए। डबवाड़ी में चुनाव लड़ा, 20,000 वोट वहां नहीं आए। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज सत्य खबर के नए एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं नारनौंद से विधायक जस्सी पेटवाड़। जस्सी पेटवाड़ को एक अग्रेसिव नेता के तौर पे जाना जाता है, जो कि चाहे विपक्ष की बात करें, जब भी कोई विपक्ष का नेता बोलता है तो जवाब देना उनको आता है। चाहे हम विधानसभा की बात करें या फिर सरकार का कोई भी कार्यक्रम है जहां पर जस्सी मौजूद हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। जस्सी का यूं तो आप लोग जानते हैं कि छोटी सी उम्र में राजनीति शुरू करी और छोटी सी उम्र में विधायक भी बन गए। एक अचीवमेंट बड़ी होती है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। और आज बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे आज मैं जस्सी से बात करने वाला हूं। जस्सी, सबसे पहले बहुत स्वागत है सत्य खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक बनने के बाद शायद हम पॉडकास्ट पहली बार कर रहे हैं ना? शायद उससे पहले तो हम कई बार मिले आपस में, बहुत सारे। काफी लंबा आपके साथ संघर्ष रहा है। शायद जीत के बाद नहीं, अपना तो साथ रहा है, संघर्ष ही किया है आपके साथ। और बिल्कुल मुझे लगता है कि पहला ही है पॉडकास्ट तो आपके साथ। विधायक से पहले की और विधायक के बाद की फीलिंग कुछ है, जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं फीलिंग ले रहे हैं। फीलिंग तो देखो, जो अधिकार जो होते हैं वो अधिकार अब मिल गए जनता के काम करवाने के लिए। ताकत हाथ में आ गई। कुछ लोग जब कोई अपनी गांव के विकास की बात करता है, अपने क्षेत्र की विकास की बात करता है, अपनी गली वार्ड के विकास की बात करता है, तो वहाँ हाथ में ताकत है कि उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों की दी हुई है। तो फीलिंग तो हो सकता है, मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तो सरकार है। और ये है कि मेरे लिए ये हुआ है कि रूटीन सेम है, कोई बदलाव नहीं। वही सातों के सातों दिन काम करना और अपना जो सिर्फ ये है कि अब थोड़ा सा जिम्मेवारी बढ़ गई। जिम्मेवारी एक बिना एक पद के जब कोई काम करता है तो जिम्मेवारियां थोड़ी सी कम होती हैं। एक नैतिकता आती है जब आप किसी संवैधानिक पद पे बैठे हो। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, लोगों की आशाएं भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क आया है। अच्छा, लोगों को पूरे हरियाणा का चुनाव एक तरफ था और जस्सी पेटवाड़ का चुनाव एक तरफ था। बंदा अकेला अपने कंधे पे पूरे चुनाव को उठाए फिर रहा था और उसका फायदा हरियाणा में ये भी हो रहा था कि देखो लोग नारनौंद में तो कभी कांग्रेस का विधायक नहीं बना और वहां पे आप देख सकते हैं वे कितने लोग हुए हैं। पर उस टाइम पे लोगों से वायदे बहुत हुए थे और लोगों को आशाएं बहुत ज्यादा थी जस्सी से। अब जस्सी लगता है कि उन आशाओं पे कुछ % खरा उतर पाए। बिल्कुल। देखो, जब चुनाव होता है तो अनेकों वायदे किए जाते हैं और मेरे जैसा आदमी ये सोचता है कि जो मैं कुछ कर बोल के आया हूं तो मुझे पूरा करना है। मेरी ये रहती है कि मेरी कोई
जुमलेबाजी नहीं होती किसी भी चीज में। और मैं लगातार जब से लोगों ने मुझे विधायक बनाया है, जब नालंदा की जनता ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उसके आज मुझे 9 महीने हो गए हैं। तो उस लगातार इस दौर में चाहे सरकार से उनके अधिकारों की बात लड़के हो, चाहे विधानसभा में उनकी आवाज उठाने की बात हो, चाहे मुझे जितना भी मौका मिला विधायक निधि से काम करवाने का, उन सब में काम करवाया। लेकिन एक देखिए बहुत फर्क होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक में, बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। जहां सत्ता पक्ष में रहकर, सत्ता में रह के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां अपने क्षेत्र के लिए कोई इंडस्ट्री ला सकते हैं, बहुत अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन विपक्ष के विधायक को केवल सरकार के से या तो मांगना पड़ता है या फिर सरकार से लड़ना पड़ता है। तो इन दो चीजों में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। फिर भी जो विधानसभा में मैंने बातें उठाई हैं, चाहे नालंदा हॉस्पिटल की बात हो, चाहे नालंदा के विकास की बात हो, जहां नालंदा की सड़कों की बात आई हो, सब चीजें मनवाने का काम हमने किया है। किसानों की बात जहां तक आई, मजदूरों की बात जहां तक आई, हर चीज में बड़ी मजबूती से अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम किया विपक्ष ने। और सरकार के सामने विपक्ष का तो पहला धर्म ही ये बनता है कि जो लोगों की समस्याएं हैं, जो आम जन को दिक्कतें आ रही हैं, वो सभी के सभी सरकार के समक्ष सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। आपको भी महसूस हो रहा है ऐसा कि आप काम लेके जाते हैं, काम होते हैं, नहीं होते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ एक इनका जुमला है। इनका कोई, किसी का इनका साथ नहीं, किसी का कोई विकास नहीं। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज हरियाणा प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। और आप किसी भी गांव चले जाना, आपको बुजुर्ग एक बात कह देंगे, आपको लोग, आम जनता एक बात कह देगी, जो काम पहले 5 रुपए में होता था, आज वो काम 5,000 में भी नहीं होता। जिस काम के लिए कोई किसी को काम करवाने के लिए अगर किसी भ्रष्ट अधिकारी को 5,000 रुपए दे भी दिए, आज आप 50,000 रुपए में भी वो काम नहीं करवा सकते। इतने बुरे हालात हो चुके हैं। अफसर बेलगाम है, सरकार का कोई प्रेशर नहीं। आज हरियाणा में हालात इतने खराब हैं, अभी आपने कल की वारदात सुनी होगी, 15 साल के 2 छात्रों ने एक स्कूल प्रिंसिपल की हत्या कर दी चाकू मार के। मतलब डर, जो एक पुलिस का एक डर होता है, जो एक सरकार का खौफ अपराधियों के अंदर होना चाहिए, तो ये खौफ खत्म हो गया। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। इससे बड़ी हैरानी क्या होगी कि हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के गृह जिले में शराब के ठेके की बोली नहीं लग रही, कोई सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि बदमाश उनको या तो धमकियां दे रहे हैं या उनको इसके ऊपर प्रेशर बना रहे कि बिना पैसे दिए हमारा हिस्सा किया जाए उनके अंदर। और यहां तक कि बहुत सारे नेता बयान दे चुके हैं कि कुछ 2-4 पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। कमाल की बात यह है कि आज अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं। आए दिन हरियाणा में 5 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। आए दिन हरियाणा में 50 से ज्यादा लोगों से, फिरौती व्यापारियों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। व्यापारी पैसे कमाने से डरने लग गया, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा। तो विपक्ष क्या कर रहा है? कहाँ आप लोगों का कोई प्रदर्शन, कोई ऐसा कुछ? पहले तो छोटी छोटी बात पे बड़े प्रदर्शन विपक्ष कर दिया करता। कांग्रेस चुप क्यों है? लोग तो कई बार कहते हैं ना जिस प्रकार से कि हुड्डा साहब नेतृत्व करेंगे, हुड्डा साहब की सेटिंग है बीजेपी के साथ। चलो, कहने वाले तो कह सकते हैं, दूसरों का काम ही होता है उंगलियां उठाना। और जहां तक मैं बात करूं तो 3 प्रदर्शन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस चंडीगढ़ में कर चुकी है। अभी अभी चुनाव खत्म हुए हैं, लोग अभी निराशा से उबर रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं था कि भाई कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी या भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना लेगी। कहीं ना कहीं मशीनरी का, कहीं ना कहीं पैसे का, कहीं ना कहीं जात पात को बांट करके आपस में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। वो निराशा अभी लोग नहीं उबर पाए थे। लेकिन कांग्रेस, आपने बजट सेशन देखा, उससे पहले सेशन देखा हो, कांग्रेस के सभी विधायकों ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए आवाज उठाई। आज जहां बात कीजिए आप इसकी, गरीबों को मिलने वाले राशन की, तेल बढ़ा दिया गया, उसके ऊपर कांग्रेस के सभी नेताओं ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सभी ने, जयप्रकाश जी चाहे सांसदों और भी बहुत सारे कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर करने का काम किया है। आपने अभी एक बात कही कि जात पात की, मशीनों की, ये सारे कारण रहे कि कांग्रेस नहीं आ पाई। पर आपकी ही पार्टी के बहुत सारे लोग भी कहते हैं दबी जुबान में कि जो
नहीं आ पाए उसका जिम्मेवार तो जस्सी है, या यूं कहिए नारनौंद है। जस्सी को टिकट दी तो 10 सीटें यहाँ से साफ हो गई। जस्सी को टिकट दी तो 37 आ गई, नहीं तो 30 आती। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बात मानिए आप, सबसे ज्यादा लोग दुआएं जस्सी के लिए कर रहे थे, और मैं तो खुद मानता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों ने दुआएं मेरे लिए की कि भाई इस लड़के को टिकट मिलनी चाहिए, इसने अपना सब कुछ लगा दिया। मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और पार्टी हाईकमान ने टिकट देने का काम किया। अब एक छोटी सी बात बताइए, अगर मेरी वजह से कोई हार गया तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं हारता, मैं ही नहीं जीतता। अगर कोई कह रहा है कि वे नारनौंद की टिकट गलत दी तो इसका मतलब दो बातें हैं, या तो अपने किसी चहेते को टिकट दिलाना चाहते थे। हाँ, नहीं वो साफ भी था, किसी को क्या है इसमें, वो डॉक्टर साहब को टिकट दिलवाना चाहते थे, किसी को भी। यहाँ तो टिकट की घोषणा भी हो गई थी। हाँ। फिर आप जाके पूछिए लोगों से, लोग क्यों कहते हैं कि जस्सी पेटवाड़ के अलावा कोई व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ता वो 40,000 से हारता। या दूसरी बात यह कि लोग कैप्टन अभिमन्यु को जिताना चाहते थे। जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो या तो बीजेपी को जिताना चाहते थे। आज 52 साल के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में सिंगल एक हल्का ऐसा नहीं है जहां 52 साल किसी पार्टी को, कांग्रेस को जीते हुए हो गए हो। लेकिन ये नारनौंद था और यहां से कांग्रेस को 14,000 से जीत मिली। तो फिर मेरी वजह से सरकार क्यों नहीं, कैसे नहीं आई? बल्कि आप जहां आप आसपास की सीटें जहां लगाएंगे, आप आइडिया लगाइए, एक सीट से आसपास की सीटों की हवा बदल जाती है। आप जुलाना जीते, आप आदमपुर जीते, आप उकलाना जीते, आप टोहाना जीते, आसपास के बहुत सारे उचाना मात्र 34 वोट से कांग्रेस हार गई। तो ये सब सीटें मिक्स तो थी, एक दूसरे की हवाई तो काम आ रही थी। अगर यहाँ कमजोर आप एक ही दिशा में चल रहे हैं, आप हिसार आ रहे, आप नलवा आ रहे, आप पास की क्या भवानी खेड़ा आ रहे, यहाँ आ रहे, आप अपने आसपास को क्यों छोड़ रहे हैं? मतलब एक ही दिशा में। मैं तो एक ही दिशा नहीं, मैं अपने सराउंडिंग बता रहा हूँ। इधर जुलाना जीते, इधर उचाना मात्र 34 वोट से हारे, इधर हम टुहाना जीते, इधर हम उकलाना जीते, उधर हम आदमपुर जीते। सर रही बात कहीं ना कहीं उकलाना की, उचाना की, नलवा की बात आप कर रहे हैं, आसी की बात आप कर रहे हैं। ये सीटें जिस दिन कांग्रेस ने टिकटें दी उस दिन ये सबसे मजबूत उम्मीदवार थे, और ये सीटें 20,000 से कांग्रेस जीत भी रही थी। तो वो तो उम्मीदवारों को पता कि क्या कारण रहे, उनको ज्यादा पता है। आपके चैनल पे मैंने अनिल मान जी को कहते हुए सुना था कि रातों रात वोट बढ़ा दिए गए। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। बहुत सारे जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जब टोटल वोट का हमने जब काउंट किया कुछ और था, और रात के 11 बजे जब हमने टोटल काउंट हमने ऑनलाइन देखा तो कुछ और था। तो फिर आपकी पार्टी को क्यों ज्यादा दिक्कत है? चल बीजेपी तो क्यों कहेगी इस तरह की कोई बात, आपकी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं ना ये बात। तो जेपी को लेकर के भी आरोप लग रहे हैं कि जेपी ने बहुत सारों का अरवा दिया, चाहे नलवा अरवाया उसमें भी जेपी का हाथ था, चाहे आपका बरवाड़ा वाले हैं वो भी खुलेआम कहते हैं। देखिए मैं एक बात कह सकता हूँ सत्यदेव जी, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। मैं अपना एक चीज है, सीधी सी है, अगर आपको कोई दूसरा हरा सकता है तो फिर आप टिकट मत मांगिए। या तो आपको जनता हराए, हम समझ सकते हैं कि जनता ने हरा दिया, अभी लोगों ने वोट नहीं दिए, कांग्रेस को वोट नहीं दिए लोगों ने, इसलिए बीजेपी आ गई। फलाना हरा सकता, अगर वो हरा ही सकता उसमें इतना दम है तो फिर आप टिकट ही क्यों मांग रहे हैं? अब बरवाड़ा सरेंडर कर दो आप कि भाई हमारे बस की बात नहीं, फलाना हमें हरा देगा, हमें टिकट देने की जरूरत नहीं है। बरवाड़ा 28,000 वोटों से हारे हो। अगर मैं किसी की मानूं तो कोई व्यक्ति अगर हराने जिताने पे आए तो आपको 2-3,000 4,000 के वोट इधर उधर कर सकता है कोई व्यक्ति। 28,000 वोट का मार्जिन थोड़ी कोई व्यक्ति कर सकता है। और आप अगर किसी के साथ आपकी दुश्मनी है तो जाहिर सी बात है वो आपको हराएगा। मेरे भी हराया, पर 23 लोगों ने फार्म भरा, 23 में से मात्र 2 लोग मेरे साथ थे, सबके सब खिलाफ थे। मुझे पता था कि जिस दिन मुझे टिकट मिलेगी ये सब खिलाफ होंगे, और मैं कहता था लोगों के बीच बैठ के कि आप मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पार्टी हाईकमान से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, चौधरी उदयभान जी के आशीर्वाद से मैं टिकट लेके आऊंगा। पार्टी हाईकमान पे मुझे भरोसा है, वो सर्वे के आधार पर टिकट देगी पार्टी। मैं टिकट लेके आऊंगा, ये मेरी खिलाफत करेंगे, लेकिन आपने मेरे साथ खड़े रहना। उन्होंने करी नाम कुछ ऐसे बहुत सारे हैं, आप निकाल लेना लिस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। आप 23 उम्मीदवार हैं, 23 में से 2 मेरे साथ थे, 21 मेरे खिलाफ थे। कई तो ऐसे थे निर्दलीय फार्म भरने चल पड़े थे,
और जब उनको ये पता चला कि जस्सी पेटवाड़ की टिकट हो गई है, वो वापिस घर चले गए, फार्म नहीं भरा। और जब मैं उनसे मदद मांगने गया तो कहने लगे हमारे तो घुटनों में दर्द है। अरे तुम निर्दलीय फार्म भरने जा रहे हो, तब वो घुटना कहां जग गया? मतलब मैं दो नामों पे बात करूंगा आपसे, जब हम चुनाव का जिक्र कर ही रहे हैं। पहले बात तो अजय चौधरी की बात करें, आप गए थे उनसे मिलने? बिल्कुल गया। टिकट मिलने के बाद? बिल्कुल गया। हाँ। टिकट मिलने के बाद मैं उनके घर हिसार मिलने गया। हाँ। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने कहा आप चुनाव जीत रहे हो। और मैंने कहा कोई बात नहीं, चुनाव तो मैं जीत रहा हूं, लेकिन मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मना कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा आप तो कहते थे कि जो भी कांग्रेस की टिकट लेके आएगा उसी को वोट देना, उसी की मदद करना। उन्होंने जी जान से लग करके बीजेपी की मदद करी। और मैं हमेशा कहता था कि ये लोग कभी कांग्रेसी नहीं हो सकते, इन्होंने कभी कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया। मैं अपनी जबान का बहुत पक्का हूं। मैं अगर ये कहता कि मैं साथ दूंगा तो मैं साथ देता। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मतलब लोगों के बीच जाओ, कांग्रेस को वोट देना, और जब किसी दूसरे को टिकट मिल जाए तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के लिए लग जाओ वोट मांगने। सोनिया दून ने मदद की? मैंने आपको बताया ना, मैंने दो नाम लिए। जो दो नाम हैं, एक तो आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री हैं जसवंत सिंह, खांडाखेड़ी गांव से हैं। गांव का कैंडिडेट होते हुए जसवंत सिंह जो हमारे स्वर्गीय पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे हैं जसपाल सिंधु। गांव का कैंडिडेट होते हुए उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक आदेश के ऊपर मेरी मेहनत को देखते हुए उन्होंने जी जान से आखिर तक चुनाव में मेरी मदद की। दूसरे जिन्होंने फार्म भरा था रणदीप सिंह लोहान नारायण से। ये दो व्यक्ति मेरे साथ थे, बाकी सब ने मेरी खिलाफत की। और मैं नहीं चाहता कि मैं उन 21 आदमियों का नाम लूं। नहीं, अभी चर्चाएं थी हर जगह पे, जैसे कमेटियां भी हुई, ऑब्जर्वर भी आए, आपने भी जिक्र किया जिस प्रकार से हुड्डा साहब को लेकर के सबने जिक्र किया कि इन्होंने इनको हराया, इनको यहाँ पे यहाँ हराया, आपने भी बताया, इन सब के नाम बताए? नहीं, मैंने किसी का नहीं बताया। मैं सत्यदेव जी ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं बहुत स्वाभिमानी और बहुत आपका एक बड़ा पॉइंट अच्छा है कि भाई अगर कोई दूसरा हरा सकता है तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत। मैं कह रहा हूं अगर आपको कोई दूसरा ही हरा रहा है, आपकी पार्टी का आदमी से आप हार जाओगे तो फिर टिकट क्यों मांगते हो? आप सरेंडर करो कि भाई हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें तो फलाना हरा देगा। मैं ईमानदारी से आपको बताता हूं मैं लोगों में क्या कहता था। मैं लोगों में एक ही बात कहता था कि चाचे तगोर मेरे भाइयों, ताम तो मैंने वोट दे दियो, ताम मेरे गले खड़े रही, ये मेरी सारे खिलाफत करेंगे, मैं डरदा नहीं इनसे। मैं हमेशा कहता था मुझे इनका कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, ये मेरी सारे खिलाफत करेंगे, मुझे पता था। पर आपके एक वर्कर का बयान बड़ा वायरल हुआ था और शायद उसी वजह से कुमारी शैलजा को भी एक पली मिल गई थी कहने की भी देखो हमारे बारे में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये एक बहाना कह सकते हैं आप किसी के लिए। एक 80 साल के बुजुर्ग, पूरे हरियाणा में इसी को लेकर के एक नैरेटिव भी बनाया। नहीं, एक 80 साल का बुजुर्ग जिसने कुछ गलत बोला, बिल्कुल उसने गलत बोला, ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो वो आदमी हूं जिसे 36 बिरादरी ने विधायक बनाया, और मैं वो लड़का हूं जिसके साथ 36 बिरादरी जब से मैं घर से निकला था और आज तक मेरे साथ खड़ी रही है। मुझे जी भर के चमार समाज ने वोट दिए, मुझे जी भर के ब्राह्मण समाज ने वोट दिए, वाल्मीकियों ने मुझे वोट देने का काम किया, नारायण शहर में जहां पंजाबी और सैनियों ने मुझे वोट देने का काम किया, मुझे जाट समाज ने वोट देने का काम किया। हर 36 बिरादरी, जहां मुझे मिरासी समाज, डूम समाज हम जिसे कहते हैं, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए। मतलब मैं आप नायक समाज जिन्होंने कार्यक्रम, कंबोज समाज जिन्होंने कार्यक्रम किए, हर समाज ने मुझे वोट दिया। 36 के 36 बिरादरी समाज ने आपको वोट दिया। पर अभी कुछ दिन पहले मदन एडी जैसा मामला खड़ा हो जाता है और उसमें आपका जिक्र किया जाता है कि मैंने उसमें अपनी सफाई दी, वो बहुत अच्छी बात है। लोगों के द्वारा, लोगों की सूझबूझ के द्वारा एक समझौता हो गया। एक मामला था जिसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब किसी गांव का सरपंच, अब जब वाल्मीकि समाज का ही सरपंच है, उसी सरपंच साहब के समय जब आदेश पारित हुआ पंचायत को, इसका कोर्ट का, कि भाई ये मकान जोड़ की जमीन में ये उखाड़ने पड़ेंगे, तो उसमें जस्सी पेटवाड़ा क्या रोल है? 2009 का कानून है, 2009 में मैं +2 क्लास मैंने 7 में की है, तो उसमें मेरा क्या रोल था? मैं ना राजनीति में था, ना मैं आसपास था। तो कई बार चीजें आपसे जोड़ दी जाती हैं, कुछ लोग आपसे जोड़ देते हैं। एक्चुअली सच्चाई आपको मैं बताऊं, कुछ लोगों को ये बात पच नहीं पा रही कि एक
मामूली से घर के छोटे से किसान परिवार के लड़के ने इतने बड़े बिजनेसमैन को, इतने बड़े धनाढ्य आदमी को हरा दिया। वो लोग ये सोच रहे थे कि नहीं, लोग इसके साथ जाएंगे। इसके साथ साथ आपने अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को भी तो हराया। मैंने अपनी पार्टी के तो किसी नेता को नहीं हराया, जो आपको हराने नहीं, मेरे सामने तो भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट कह रहे थे कि भी मेरे खिलाफ जो लोग थे वो भी तो हारे ही होंगे उसके साथ। वो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जब किसी पार्टी की सरकार, अपनी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ जब आप प्रचार कर रहे हैं तो गलत है। अब आपने जिक्र किया एक कार्यकर्ता का, जिनके एक 80 साल का बुजुर्ग अगर किसी के बारे में कुछ कह रहा है तो जस्सी पेटवाड़ जिम्मेदार क्यों, कैसे है? फिर तो जिम्मेवारी उनकी भी तय होनी चाहिए। यहाँ जो कैंडिडेट घोषित करके आके चुनाव टिकट मिलने से पहले ही कैंडिडेट घोषित कर दिए गए, क्या उनकी जिम्मेवारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या केवल एक, मतलब मेरी रैली में कोई एक बुजुर्ग कुछ भी बोल गया उल्टा सीधा, क्या सिर्फ मेरी जिम्मेवारी बनती है? जिम्मेवारी तो सबकी बनती है। उस रैली में मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ बोला गया था, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला। जिस रैली में माननीय हमारी नेता शैलजा जी आए, उस रैली में मेरे खिलाफ बहुत जहर उगला गया, मैंने तो उल्ट के कभी जवाब नहीं दिया। एक 33 साल का लड़का जी जान से मेहनत कर रहा है आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए मेहनत कर रहा है। आप किसी को टिकट दो, बहुत अच्छी बात है, आप अपने लोगों के लिए मेहनत करो, लेकिन टिकट मिलने से पहले ही आप टिकट घोषणा कर जाओ। मेरे ऊपर क्या बीती होगी सोचिए, और पूछना जाके कि मैं कितनी रात नहीं सो पाया हूंगा। ठीक बात। हमारे ऊपर क्या बीती, जिस मैंने पूरा अपना घर लगा दिया। हम घर में 3 आदमी हैं, मैं, मेरी माँ और मेरी मैडम। मेरी बेटियां छोटी हैं 2। मैं और मेरी मैडम लगातार सुबह और शाम तक मेहनत करते हैं, और वो आगे टिकटार्थी घोषित कर जाते हैं टिकट मिलने से पहले। सोचिए हमारे ऊपर क्या बीती होगी। क्या हमने कब खाना खाया होगा, 2 दिन भूखे रहे होंगे, क्या किया होगा? पूछिए उन लोगों से। क्या जिम्मेवारी उनकी तय नहीं होनी चाहिए? उनकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। उस टाइम वैसे दिल तो बड़ा किया होगा यार, मैंने सब फूंक दिया, घर फूंक दिया, सब होता है, जो बिजनेस था वो स्वाहा कर दिया इस चक्कर में। यहाँ कुछ जात पात के ठेकेदार हैं सत्यदेव जी, जो सिर्फ जस्सी पेटवाड़ की जिम्मेवारी तय करना जानते हैं। उनकी जिम्मेवारी कोई तय नहीं कर रहा कि एक आम घर के बेटे को, एक आम घर के बच्चे को शिकस्त देने के लिए आप किस हद तक चले गए। मैंने किसका क्या, मैंने तो कभी मुंह से किसी का नाम तक नहीं लिया। आप विधायक बन गए, जो हुआ, पर दूरियां तो आज भी आप लोगों के बीच में ऐसे ही है। क्योंकि मैं अभी हिसार में एक आपका बयान सुन रहा था, जब वो छात्रों का आंदोलन था, तब आपने कहा था भाई हम 4 MP और 37 विधायक सारे आपके साथ हैं, 5वें MP क्यों नहीं? देखो, दीपेंद्र हुड्डा जी मुझे जिताने के लिए जी जान लगाया, मुझे टिकट दिलवाई। माननीय जयप्रकाश जी ने मुझे टिकट दिलवाई, जी जान से मेरे लिए जोर लगाया। माननीय सतपाल ब्रह्मचारी जी सोनीपत से, वो मेरे चुनाव में आए और ये कह के गए कि भाई ब्राह्मणों, मैं एक ब्राह्मण होने के नाते झोली करके इस लड़के के लिए वोट मांगता हूं और सरकार बनाना, इसको मंत्री बनवाने का काम करेंगे। माननीय वरुण जी, उनकी वरुण जी हमारे राखी में ब्याहे हुए हैं। उन्होंने अपनी पूरी रिश्तेदारी को फोन किया, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वो बिजी थे, उन्होंने पूरा उनको फोन किया और कहा कि भाई जस्सी की मदद करनी है। अब 4 MP मेरे को जिताने वाले हैं, तो मैं 4 का ही नाम लूंगा। 1 MP तो मेरे को हराने में लगे हुए थे। मैं कैसे, जो जिनसे मेरी बातचीत ही नहीं, मैं उनका नाम कैसे लूं? मैं कोई गलत बात वहां उठाऊं, पूरी मेरे से हो ना। और फिर भी मुझे तो कोई गिला शिकवा आज तक नहीं है। मुझे वो एक बार मिले नेताजी, माननीय बहन जी हमारी शैलजा जी, मुझे एक बार मिली जीतने के बाद। मैंने उनके पांयों का हाथ लगा के उनका आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद दिया उन्होंने। मैंने फॉर्मली उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने राम रमी करके ठीक कर दिया। राजनीति में ना आपकी कोई परमानेंट दुश्मनी होती, ना आपकी कोई परमानेंट दोस्ती होती। अब जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे सिद्धांत, कभी भी, मैं चाहे मेरे साथ कितना ही बुरा हो, जिन्होंने मेरे लिए किया है, बुरे से बुरे टाइम में मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। अच्छा, एक बात हो रहा है कि हरियाणा की अगर हम बात करें ना, सब पार्टियों के निशाने पे हुड्डा साहब रहते हैं, और इंटरनल एक मैसेज भी सर्वाइव हो रहा है कि हुड्डा साहब को सब कुछ सौंप दिया था, उसके बावजूद कांग्रेस नहीं आई। तो बहुत सारे जो लोग कांग्रेस चाहते थे आ जाएं, उनके आजकल बड़े दिल टूटे हुए हैं और अंदर खाते उनके खिलाफ बहुत सारे बयान। और अब तो ओपनली भी, चाहे हम इसकी बात करें, दिग्विजय तो JJP के हैं, वही कहते हैं कि बाप बेटे का मुंह में खो दिया हरियाणा का राज इन्होंने। सत्यदेव जी, मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूं इन बड़े बड़े नेताओं के बारे में बात करूं, लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहूंगा, कोई कितने ही बड़े घर से हो,
लोकतंत्र में वैल्यू हमेशा पद रखते हैं और नैतिकता सब में होनी चाहिए। हमारे भाई हैं दिग्विजय चौटाला जी, जो बात कहते हैं, मुझे हैरानी है कि वो भी पुत्र मोह की बात करते हैं। अरे जिनकी घर की पार्टी, दिग्विजय चौटाला के पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भाई उप मुख्यमंत्री, खुद के पास इनसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब युवा के अध्यक्ष बन गए। इस मोह को आप कहां जोड़ोगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो शुरू से इनके निशाने पे हैं। सोनीपत से हुड्डा साहब ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और यही दिग्विजय चौटाला थे, वहां से जाके फार्म भरा और 30,000 वोट पे रह गए, 7 लाख वोट पीछे रह गए। जींद में चुनाव इन्होंने लड़ा, 20,000 से वहां हार गए। डबवाड़ी में चुनाव लड़ा, 20,000 वोट वहां नहीं आए। और फिर ये बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। एक और बात मैंने सुनी कि आया लोगों ने तो राज थाली में डाल के दे दिया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज खो दिया, दीपेंद्र हुड्डा ने राज खो दिया। लोकतंत्र में राज, जब चुनाव होते हैं ना, वोट पड़ते हैं, तो ना हुड्डा साहब के हाथ में, ना आपके, ना मेरे हाथ में, जनता के हाथ में कि वो किसको वोट देके बना रहे। राज तो कब खोया था पता है? मैं बताऊं आपको राज कब खोया था। राज खोया था जब 2018 में आंधी थी इंडियन नेशनल लोकदल की और बीएसपी के साथ गठबंधन था, और लोग थाली में लेके राज न गुआना गए थे। 5 लाख लोग गए थे और यही दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला थे जिन्होंने आईएनएलडी के उन लाखों वर्करों के भविष्य पे लात मारने का काम किया था। वो था राज। तो उसने क्या करें, राज आया हुआ राज खो देना। बोला पूछना आप हरियाणा की जनता से, और मैं पूछना चाहता हूं उनसे, राज तो न्यू खोया करे जो हमने खोया था बीजेपी के साथ सेटिंग करके, और इनको ये हो गया था कि अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। इनेलो बसपा की आंधी है प्रदेश में और सरकार बन चुकी है, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्होंने बीजेपी के साथ सेटिंग करके परिवार तोड़ा, पार्टी तोड़ी और नई पार्टी का गठन किया। पर यही सेम वर्ड जो इस पे आपको गुस्सा आ रहा है दिग्विजय पे, ये तो अभय सिंह चौटाला भी यही कहते हैं। नहीं, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है। अभय सिंह, ये वो पार्टियां हैं जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए इनडायरेक्टली काम करती हैं। आईएनएलडी ने किसको वोट दिया राज्यसभा चुनाव में? राज्यसभा चुनाव में आईएनएलडी ने बीजेपी को वोट दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब बीजेपी को वोट दिया। जेजेपी तो मतलब ये लोग किस मुंह से बात करते हैं जिन्होंने 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों को मरवाने का काम किया, लाठियां बरसवाने का काम किया, अपने घर भरने के लिए, मलाई खाने के लिए उनके साथ बेशर्मी से बैठे रहे। और ये लोग कहते हैं कि हुड्डा साहब की बीजेपी के साथ सेटिंग है। अरे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को वोट डलवाते हैं, बीजेपी के सामने एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं हर जगह। और ये पीछे से बीजेपी के साथ सेटिंग करते हैं। जब चुनाव आ जाता है तब लोगों को बहकाने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। इतने ही बढ़िया काम किए। आप जिस प्रकार से कहते तो आपको इस बात का दुख होता है, खुशी होती है कि उन लोगों को छोड़ दिया था, मतलब इन लोगों को छोड़ नहीं, मैं मेरी विचारधारा बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। जो भारतीय जनता पार्टी की जात पात और धर्म की राजनीति है, मैं उसमें सेट नहीं हो सकता। और जो बीजेपी के साथ है, मैं खुश हूं कि आज मैं यहां हूं। पूरा मैंने 12 साल की जवानी वहां लगाई है, लेकिन जो लोग इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ नहीं खड़ा रह सकता। पता चल गया। और मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए 5 साल काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए 5 साल काम किया, जी जान से काम किया, जम के मेहनत की। माननीय राहुल गांधी जी ने और माननीय हुड्डा साहब ने, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे वो इनाम देने का काम किया। एक आम से किसान परिवार के छोटे से 32 साल के लड़के को उठा के विधानसभा में भेज दिया। चौधरी, ये क्या जाने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। आप तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो हैं जो आज 37 में से 15 विधायक 45 साल के नीचे हैं और जो आम घरों के हैं और जिनको उठा के विधानसभा ले गए। अच्छा, इसमें एक बात और रहेगी थी बीच में, हिसार की बात करें। कुछ साथी तो अभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी इनेलो हो गई है, तो इनेलो से आप भी आए थे, बहुत सारे लोग हैं जो इनेलो से आए थे और कह रहे हैं इन्होंने ही कांग्रेस का नाश करा। ताज्जुब है उनकी सोच के ऊपर, हैरानी है ऐसे लोगों की ऐसी सोच के ऊपर। जब तक दूसरी पार्टियों के लोग आपकी पार्टी में नहीं आएंगे तो मजबूती कैसे मिलेगी पार्टी? कहते हैं कल्चर ही खराब कर दिया हमारा। तो आप देखिए, जो कांग्रेस का कोर वोट था तो सारा बीजेपी के पास चला गया। अब कांग्रेस की मजबूती के लिए उसको कहीं ना कहीं से खड़ा करके सिस्टम तो खड़ा करना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि कांग्रेस अब इनेलो हो गई है? नहीं, मैं नहीं मानता। कांग्रेस तो कांग्रेस है।
इनेलो को तो हम पीछे छोड़ाए। अब आज कहाँ छोड़ा है? आपके तो सारे के सारे थे, आपके अशोक अरोड़ा थे, वो तो आपके वो भी साथ पीछे है। छोड़ाए सारे। अब हमारी विचारधारा कांग्रेस के साथ है, हम पिछली कांग्रेस बारी के भी- साथ, हम कांग्रेस ही हैं। हाँ। आज अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, ये तो चुनाव के टाइम आना जाना लगा रहता है। और उन्हीं जब वो लोकदल से लोग आए, जेजेपी से लोग आए या बीजेपी से जो लोग कांग्रेस में आए, उन्होंने तो इस हवा बनाई इस कांग्रेस की। और जब तक नेता आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तब तक कैसे मजबूती मिलेगी किसी भी पार्टी को? पार्टी का जनाधार तो तब बढ़ेगा ना जब। आप कहते तो हैं कि वो इनेलो वाले, जेजेपी वाले सब बीजेपी से मिले हुए हैं, पर अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनके दुख में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री गए थे। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उनका हाथ पकड़ करके वो दिखे, लोगों ने कहा कि धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई थारे कारण हमारा राज आ गया। गलती कर दी दीपेंद्र जी ने और सैनी साहब ने। हाँ। एक तलवार सैनी साहब ने लेके जानी थी, एक तलवार दीपेंद्र जी ने लेके खड़ी रखनी थी वहां पे। मुझे हैरानी है इन लोगों की सोच के ऊपर। कोई किसी के घर शोक प्रकट करने गया हुआ है और कोई किसी से हाथ मिला रहा है, गले मिल रहा है, दुश्मन को भी सांत्वना देते हैं। हमारी तो हरियाणा की संस्कृति ऐसी है। और वो वहां शोक प्रकट करने गए थे दीपेंद्र जी के घर पे। कौन नहीं जाता? मिलते कौन नहीं? संसद में राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी भी हाथ मिलाते हैं। संसद विधानसभा में मैं खुद इस बात का गवाह हूं पिछले 9 महीने से। जब विधानसभा जाते हैं तो 90 के 90 विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में बातचीत करते हैं। क्या हमें नहीं जाना पड़ता? हमें भी मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता है। काम के लिए जाएंगे, लोगों ने बनाया है। मुख्यमंत्री को भी लोगों ने बनाया है, हमें भी लोगों ने बनाया है। जब काम के लिए हम किसी को कहेंगे नहीं, हमारे हल्के के विकास के लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो हमें जाना पड़ेगा मंत्रियों के पास कि आप हमारे हल्के का विकास कीजिए, हमारे हल्के में हमें ये चीजों की जरूरत है। जब तक हम बताएंगे नहीं, पता कैसे चलेगा? अच्छा, नायब सैनिक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कैसे लगते हैं? मुझे ज्यादा उनके बारे में जानकारी में ज्यादा मिला नहीं, लेकिन हाँ कि जब वो सम्मान देते हैं, काम होगा, जब हल्के में विकास होगा तो उस टाइम बताएंगे। नहीं, आपके कई साथी तो अभी बता रहे हैं कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मंचों पे भी जाना शुरू कर दिया। वो उनकी विचारधारा, मेरी ऐसी विचारधारा नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ। निष्ठावान तो अशोक अरोड़ा जी भी हैं, जो तो मंच पे कब गए अशोक अरोड़ा जी? अशोक अरोड़ा जी ने अभी बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका ये कहा कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, कर रहे हैं तो उनके कर रहे होंगे, हमारे तो अभी कोई काम हुए नहीं, होंगे तो कह देंगे। और आपके एक साथी पड़ोस से ही, आपके सिरसा वाले, देखो वो सेतिया साहब, अलग अलग विचारधारा हो सकती है। कहते मेरी ऐसी विचारधारा नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी में मेरी निष्ठा है। कांग्रेस पार्टी के मंच अच्छे काम करेंगे तो आप कहेंगे अच्छे कर रहे हैं। अच्छे करिए तो। अच्छे कर कहाँ रहे हैं? सारे हरियाणा में तो गैंगवार चल रही है। मैंने पहले भी बताया आपको, 5 से ज्यादा हत्याएं रोज हो रही हैं, 50 से ज्यादा अपहरण हो रहे हैं, 100 से ज्यादा धमकियां मिल रही हैं व्यापारियों को हर रोज। ये अच्छे काम है? कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। 6-7 साल से पक्की भर्ती नहीं निकली है। एक फैमिली आईडी के नाम पे बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, लोगों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। वोट के नाम के ऊपर 75% हरियाणा को बीपीएल कैटेगरी में डाल दिया गया चुनाव से जस्ट 2 महीने पहले। आज उनके कार्ड काटे जा रहे हैं। जिस घर में साइकिल नहीं है, उस घर की फैमिली आईडी में ट्रक आ गया है। कहां से आया? नहीं, जब इतनी सारी दिक्कतें आपको लगती है तो आप अपने तो कहां अच्छे काम साथियों के साथ जब मिलते होंगे, इकट्ठे होते हैं, तो कहते नहीं आप लोग? देखिए, सब सत्यदेव जी वही बात है, सबकी एक अलग विचारधारा। मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। और मेरी विचारधारा, जहां मैं कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। मेरा कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता किसी भी चीज में। जो चीज है वो बिल्कुल मेरी सामने है। और मैं तो वो खुली किताब हूं, जो जिस चीज में जो मेरे अंदर है वही मेरे मुंह के ऊपर है। और मैं किसी दूसरी पार्टी के मंच पे जाकर के, जब तक मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, मेरी निष्ठा कांग्रेस के साथ है, मैं किसी दूसरी पार्टी के मंच पे जाके नहीं कर सकता। किसी को मेरा काम करना है करो, ना करना है मत करो। आप जब भी अधिकारियों से बात करते हैं तो लाइव आके ही बात करते हैं, वीडियो बनवा के बात करते हैं। आपको लगता है कि वो एक एविडेंस के तौर पे है या प्रेशर के तौर पे है, या फिर इसको एक प्रचार की रणनीति माने? कोई 1-2 वाक्य को छोड़ के मैंने लाइव आके बात नहीं करी। अधिकारियों से तो मुझे रोज होती है। आज भी मैंने 50 अधिकारियों से बात की, अलग अलग मौके के ऊपर, जहाँ बहुत सारे कामों के लिए अलग अलग चीजें होती हैं।
मुझे वीकली अगर मैं औसतन मानूं तो मुझे कम से कम 300 अधिकारियों से बात करनी पड़ती है एक वीक के अंदर। मैंने कभी लाइव हो तो एक अलग मौका है, किसी हम विजिट के ऊपर गए हुए हैं और विजिट पे वहां पत्रकार आए हुए हैं, कोई अलग से वीडियो बना लेता है तो एक अलग बात है। हाँ, और वो तो होना भी चाहिए। पारदर्शिता कब आएगी? तभी आएगी जब सारे सब चीजें सबके सामने होंगी। उसमें तो जितने जिम्मेवार अधिकारी हैं उतना ही जिम्मेवार मैं हूं, और जिम्मेवारी सबकी तय होनी चाहिए। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? हिंदुस्तान में काम विकास सही मायने में पटरी पे कब आएगा? जब हर आदमी की जिम्मेवारी तय होगी। जिम्मेदारी पे मैं एक बात अगर करूं कि जब आदमी चुनाव लड़ता उस वक्त चाहे उसके सामने वाला सत्ता पक्ष का रहा हो या विपक्ष का रहा हो, वो सबको ये कहता है इसने काम नहीं करवाया, ये काम नहीं करवाता है। अब जब आप विधायक बन गए उसके बाद लगता है कि कुछ आरोप तो यार गलत लगा दिए होंगे। मैंने आपको ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, आप मेरे विधानसभा के भाषण उठाइए, मैंने ये बोला ही नहीं किसी के बारे में। मैंने सिर्फ एक बात लोगों से कही कि सरकार बढ़ने वाली है, एक मौका आप मुझे दो। आपने मुझे सिर्फ एक बात कही थी कि आप टिकट लेके आओ पार्टी से। मैं टिकट ले आया, पार्टी ने मुझ पे अपना विश्वास जताया है, अब मैं झोली करके आपसे समर्थन और आशीर्वाद मांगने आया। अच्छा, एक चीज हो रहा है कि नेचुरल है कि आप दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा को अपना आदर्श भी मानते हैं और कहते हैं भी उनकी वजह जब टिकट मिली है तो आदमी के लिए सब कुछ वही हो भी जाता है। अब जिस प्रकार से स्थितियां हैं सीएलपी को लेकर के, अध्यक्ष को लेकर के, अगर स्थितियां ऐसी बनती है कि ना सीएलपी का और ना अध्यक्ष का दोनों ही पद इस परिवार को नहीं दिया जाता, तब ऐसे में जस्सी क्या करेगा? नहीं, मुझे क्या करना है ये तो पार्टी को तय करना है, और पार्टी को ये पता है कि आज हरियाणा में जनाधार किसका है। विपक्ष के सभी नेता, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी, तीनों को आरएसएस ने एक काम दे रखा है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की ही खिलाफत करनी है। इन तीनों पार्टियों का होमवर्क सेम दिया जाता है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। उस स्थिति में आप किस साइड जाएंगे? मैं बता पार्टी रहा हूँ के साथ जाएंगे? ऐसा होगा ही नहीं। कौन सी पार्टी ऐसी है जो जनाधार मतलब जनाधार के व्यक्ति को पीछे करती है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 37 विधायक हैं, 33 विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो तो सीएलपी हैं। आज भी सीएलपी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब कह रहे हैं कि मुझे बनाओ? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं पार्टी को जल्द से जल्द संगठन बनाना चाहिए, सीएलपी लीडर बनाना चाहिए, किसी को बनाओ। आज हुड्डा परिवार एक ऐसा परिवार है जो शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस के साथ रहा है। आप उनकी निष्ठा पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा भाई, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, तो फिर अभी तक सीएलपी क्यों नहीं बना? जल्द बन जाएगा। ये तो वही पुराने वाली बात होगी कि जिला अध्यक्ष जल्द बन जाएंगे। संगठन कितने साल? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। 11 साल से संगठन नहीं है। हाँ। दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी पार्टी के संगठन के बगैर कैसे काम चल सकता है? मैं तो खुद कह रहा हूं आपको। लेकिन एक इसी महीने के अंदर अंदर, जुलाई के अंदर अंदर संगठन बन जाएगा और जुलाई के अंदर अंदर पार्टी को नया विपक्ष का नेता मिल जाएगा। हालांकि विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, बस एक आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाई चांस मान लो कोई दूसरा बन जाए तो जितने सारे आप सारे विधायक हैं तो उस बात को मानेंगे, कांग्रेस की बात को? मतलब आला कमान के आदेश, पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी सभी विधायक मानेंगे। उसमें तो कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुद एक ऐसे निष्ठावान कांग्रेसी हैं जिनका पूरा जीवन, उनके पिताजी का पूरा जीवन कांग्रेस में बीता है। कोई दूसरी पार्टी के बारे में उन्होंने कभी आज तक सोचा ही नहीं। अच्छा, एक सवाल तो मैं मतलब एक नाचीज होते हुए मैं उनकी निष्ठा पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि एक मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने एक इस बेटे को, जिन्होंने एक राजनीतिक में नई दिशा मुझे देने का काम किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था सत्यदेव जी, उस दिन से लेकर के आज तक हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह साथ रखा। फोन करके पूछते हैं ठीक है क्या चल रहा है, ऐसे करो ऐसे नहीं करना। आज भी हमें वो सलाह देते हैं कि भाई ये चीजें नहीं करनी, लोगों के लिए बीच में रहना है। बन गए तो इसका मतलब हमने ये नहीं कि लोगों से दूरी बनानी है और बड़ी मेहनत करनी है, जैसे तू मेहनत के लिए जाना जाता है। तो उनकी निष्ठा पे मेरा कभी सवाल उठ ही नहीं सकता। एक बात और मुझे बताइए, आपने दीपेंद्र का बड़ा जिक्र किया, लोगों में दिक्कत इसी बात से हो रही है कि दीपेंद्र ने ना सबको विधायक बना के सुलाते थे हर रोज, एक एरिया से 10-10, 11-11 लोगों को टिकट की बात कर रहे थे, और यही कारण रहा कि फिर टांग खिंचाई भी उसी वजह से ज्यादा हुई। आप मुझे भी बताते हैं कि आपके यहाँ से 27 थे जी, ठीक है, उनमें से सिर्फ 2 ही आपके साथ रहे, बाकी
थे तो सारे एक ही ग्रुप के थे ना, एक अजय चौधरी को छोड़ दें, बाकी तो सारे हुड्डा ग्रुप के ही थे। तो आप ये मानते हैं कि टांग, चलो जस्सी तो निकल गया, टांग खिंचाई तो हुई, किसी की टांगे कमजोर थी वो तो गिर भी गए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने कभी तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से टिकट मांगी ना, उन्होंने कभी ये कहा कि हम तेरे को टिकट दिलवाएंगे। ईमानदारी से कह रहा हूं, कोई व्यक्ति अगर उनको बारे में ये कह रहा है कि ये टिकट बांटते फिरते थे, ये तो बहुत गलत और बहुत वाहियात बात है। मुझे हमेशा दीपेंद्र हुड्डा जी एक ही बात कहते थे कि लोगों में रहना है, सर्वे के हिसाब से टिकट मिलेगी इस बार, और सर्वे अगर जैसी तुम्हारा है तो तुम्हारी टिकट कोई नहीं काट सकता, लेकिन टिकट मिलेगी सर्वे के हिसाब से, हमेशा कहते थे दीपेंद्र हुड्डा जी। जितने हमारे साथी, मैं सबसे एक बात पूछता हूं, सबको एक बात हुड्डा साहब बोलते थे कि भाई जो सर्वे में फिट आया, जो सर्वे में पहले नंबर है, उसी को टिकट मिलेगी, मेहनत करो अपनी। मुझे तो नहीं लगा कि किसी को टिकट बांटी गई। मान लो जस्सी को रही बात जो लेग पुलिंग की बात आप कर रहे हैं, वो तो सब पार्टियों में होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती? सब में होती है। क्या दूसरी पार्टियों में नहीं होती? वो सब में होती। लेकिन मांगना सबका अधिकार है। मैं किसी से पूछ के टिकट नहीं मांग रहा, मेरा मन कर रहा है टिकट मांगने का तो मैं टिकट मांग रहा हूं। कोई दूसरा किसी से पूछ के टिकट नहीं मांग रहा, उसका मन कर रहा है तो वो मांग रहा है। मांगना सबका अधिकार है। लेकिन हुड्डा साहब ने, मैं बड़ा कायल हूं उनकी जबान का, कभी भी हुड्डा साहब ने मेरे को ये नहीं कहा कि तेरे को टिकट दिलाऊंगा। कभी भी दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये नहीं कहा तेरी टिकट पक्की है। एक ही बात कहते थे, सर्वे के हिसाब से टिकट मिलेगी, और सर्वे के हिसाब से टिकटें बटी हैं। अच्छा, मान लो जस्सी को टिकट ना मिलती तब क्या होता? अब तो मिल गई यार, जीत भी गया, पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? मन में तो कुछ रहता होगा। नहीं, कुछ नहीं। मैं ईमानदारी से कहूं, मिट्टी पाओ, परमात्मा मिट्टी पाओ है। हाँ, मिट्टी पाओ। परमात्मा के आशीर्वाद से, मेरे नालंद की जनता के आशीर्वाद से, मेरे नेताओं के आशीर्वाद से मैं 32 साल की उम्र में विधानसभा चला गया। इतनी छोटी उम्र में मुझे इतना बड़ा मौका उन्होंने दे दिया। पॉलिटिशियन तो आप 64 साल के लगते हो। नहीं, मैं 33 साल का हो गया। और अभी तजुर्बा भी तो जुड़ रहा होगा कोई साथ में? तजुर्बा तो नेताओं का तजुर्बा साथ ही होता है। जो मेरे आदरणीय हैं राजनीति में, उनका तजुर्बा भी तो मेरे ही काम आता है। इनेलो में भी कोई आदरणीय रह रहा है अभी? नहीं है, बिल्कुल इन्हें सारे ही आदरणीय हैं। सम्मान में कोई कमी नहीं। अभय सिंह जी मेरे आज भी सम्मानजनक आदरणीय है, मेरे आज भी। जिनकी कुछ सीख आज आप भी मान रहे हो, उन पे चल रहे हो। देखिए, इनेलो ने मेहनत करना सिखाया। किस पूरे देश में आप जाइए, जो एक राज्य की पार्टी होती है, स्टेट लेवल की कोई पार्टी होती है, वहां मेहनत ज्यादा होती है। स्टेट लेवल की पार्टियों में पहले कम मेहनत होती थी। अब तो हालांकि सारी पार्टियां बराबर होगी। मैं तो 5 साल से कांग्रेस में हूं, मैंने तो इतनी मेहनत कभी नहीं की जितनी मैंने इन 5 सालों में जी जान से की। तो सीख तो हर जगह से मिलती है। हर संगठन आपको सीख देता। संगठन कोई बुरा नहीं होता, संगठन आपको सीख देता है। लोगों की विचारधारा अच्छी बुरी होती है। संगठन से सीख मिली, मेहनत की। यहाँ 5 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीखा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में अभी आपने एक सवाल किया, बड़ा मजेदार। आपको एक बात बताता हूं। आपने कहा कि सब के सब नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करते हैं। बहुत बड़ी सच्चाई है। जेजेपी के सुबह उठेंगे रात तक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने ये कर दिया, दीपेंद्र हुड्डा का पुत्र मोह था। अरे वो लोग भी दीपेंद्र हुड्डा के पुत्र मोह पे सवाल उठाते हैं जो खुद एमपी और उनके खुद बेटे बेटी मंत्री हैं। वो लोग भी सवाल उठाते हैं। अब अगर पुत्र काबिल है, 5 बार सांसद बनना इतना आसान नहीं है। 5 बार इतना आसान नहीं है सांसद बनना। और जो लोग कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को सांसद बनवा दिया, ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी थी, 32 विधायक थे, अजय सिंह चौटाला राज्यसभा सांसद बने थे। वो कौन सा मोह था, बताइए एक बार। लेकिन मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक बात सीखी राजनीति में, संयम। गजब का संयम है हुड्डा साहब में। और दीपेंद्र जी हुड्डा है, वो उनमें मैंने जो सीखी वो है शराफत। आदमी अगर कोई वर्कर जाके उनको ऊंचा भी बोल दे तो भी वो कहते ठीक है भाई, कर रहा हूं। और हुड्डा साहब का जो संयम मैंने देखा, मैंने उनसे ये सीखा कि ये व्यक्ति जिनको सुबह शाम, एक पार्टी को ये पता है, आरएसएस को, बीजेपी को ये पता है कि अगर कभी भारतीय जनता पार्टी की अगर विदाई हरियाणा प्रदेश से किसी व्यक्ति के कंधों के ऊपर होगी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पे होगी।
आज आज भारतीय जनता पार्टी में भी किसी एक नेता के साथ इतने विधायक नहीं है। पूरे प्रदेश में घूमाइए, एक ऐसे मास लीडर जिनके साथ विधायक भी जिनके साथ 90% से ज्यादा है और जिनके साथ लोग भी जिनके साथ आज 36 के 36 वर्ग के सबसे ज्यादा है। यही दिक्कत तो आपकी पार्टी के दूसरे लोगों की होती है। वो कहते हैं कि वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग चाहिए, हुड्डा साहब की विचारधारा के नहीं। तो हुड्डा साहब की विचारधारा की कौन सी है? मैं वही तो कह रहा हूं, एकमात्र परिवार पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐसा है जिनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस में निकल गई। और हुड्डा साहब कभी भी आप देख लेना, कभी भी किसी का नाम लेके कभी कोई आरोप नहीं लगाते, कभी भी। वो व्यक्तिगत टिप्पणी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीवन में आज तक नहीं की है। मैंने उनसे ये सीखा है। और ये लोग सुबह शाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठते हैं, हुड्डा साहब ने ये कर दिया, हुड्डा साहब ने, मन तो यू डर है जिनके कदे मैच मुजदूद नहीं देन तो भी नहीं हमारा हुड्डा साहब आए थे वो नटवाएंगे हमारी मैच में। ये हालात है इनके। तो लोगों को इस बात का पता है कि किसकी सेटिंग बीजेपी के साथ है, कौन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कौन बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कौन वोट काटने का काम कर रहा है। तो ये 2-3 जो पार्टियां हैं ये केवल वोट काटू पार्टियां हैं, वोट काटू हैं, ये इनका कोई और तीसरा अर्थ नहीं बचा। और हुड्डा साहब की इस संयम और दीपेंद्र जी की शराफत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कांग्रेस, आप दीपेंद्र को लेकर के कह रहे हैं, दीपेंद्र को लेकर के एक मैसेज और सर्वाइव होता है लोगों के बीच में कि लोग कहते हैं कि दीपेंद्र से पहली बारी जब कोई मिलने जाता है ना तो उसको बड़ा छाती का लगाएंगे, नंबर भी दे देंगे, सारे काम कर देंगे। उसके बाद उस आदमी का ना फोन उठेगा ना उससे मिलते ना, ऐसा कभी नहीं, गलत है ये प्रचार। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसा मेहनती, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो दीपेंद्र हुड्डा जी जितनी मेहनत करता हो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अपनी राजनीति को साक्षी मान के कह रहा हूं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस डेट में घर से निकलते हैं, मान लो आज कितनी तारीख है, 11 तारीख है, 11 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी घर से निकले, कभी भी रात के 12 बजे से पहले, यानी 11 तारीख को कभी वो वापस नहीं गए। इतने मेहनती, और मैं कदर करता हूं ऐसे मेहनती लोगों की। थे और भी कुछ लोग थे मेहनती थे, लेकिन राज की मलाई अच्छी लगने लगी, बैठ के घर भर लिए अपने। बहुत सारे थे मेहनती, लेकिन जिस व्यक्ति की जो बात होगी वो कही जाएगी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के से जो व्यक्ति मिलता है वो ये कहता है भाई बहुत नरम आदमी, बहुत इज्जत देते हैं। रही बात फोन की, अब कोई आदमी पब्लिक में है तो फोन कैसे उठाएगा? उनके कॉल बैक आते हैं हमेशा हमेशा। मुझे आज तक कभी दीपेंद्र हुड्डा जी के पास दूसरी बार फोन करने का मौका नहीं मिला। आज तो मैं विधायक हूं, पहले भी नहीं मिला कभी। जब एक काम से कार्यकर्ता थे ना, विधायक थे, कुछ नहीं थे, फोन करते, उठ गया, नहीं उठा तो 15-20 मिनट, आधे घंटे, 10 मिनट या 1 घंटे के बाद कॉल आएगा। तो मुझे विधायक से पहले भी ये स्थिति थी, सेम सबके साथ है। कांग्रेस पार्टी के जितने वर्कर हैं आप पूछना, आप आईएनएलडी से जो आए, बीजेपी से जो आए, जेजेपी से जो आए, उनसे पूछना, वो कहेंगे भाई जितना ये पिता बाप बेटे जो सम्मान देते इतना कोई सम्मान नहीं देता। सबसे बड़ी बात, किसी को धमकाते नहीं, दोनों के दोनों। आपके पुराने गुरुजी तो धमकाए नहीं, मेरे गुरुजियों की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ। नए गुरुजी की बात कर रहे हैं। शुक्रिया जस्सी, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप विधायक जस्सी पेटवाड़ मेरे साथ थे, बातचीत कर रहे थे। एक बात पूरे पॉडकास्ट के दौरान आपको एक तो लगा होगा, लड़के की उम्र कम हो सकती है पर जो बोलने का, बातचीत का, फैक्ट्स का जो तजुर्बा है कहीं कम नहीं है। और मैं भी उम्मीद करता हूं और भगवान से कहता हूं कि इस प्रकार के जो युवा हैं वो आगे बढ़े और नई ऊंचाइयों में चाहिए। शुक्रिया जस्सी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, मेहरबानी। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।